इतिहास में ना अक्सर ऐसा होता है कि कुछ बहुत बड़े कद्दावर नेताओं की छाया में कुछ और जरूरी लोग कहीं खो से जाते हैं। आज हम एक ऐसे ही प्रधानमंत्री की कहानी पर बात करेंगे जिन्हें अक्सर भुला दिया जाता है, लाल बहादुर शास्त्री। साल था 1964 और पूरे भारत में हर गली, हर नुक्कड़, हर घर में बस एक ही सवाल गूंज रहा था, नेहरू के बाद कौन? ये सिर्फ एक सवाल नहीं था। अब सोचिए, ये उस वक्त पूरे देश की चिंता थी, एक अनिश्चितता थी कि अब देश को कौन संभालेगा। तो शास्त्री जी को लेकर ना दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां चलती हैं। एक तरफ तो ये धारणा है कि वो बस एक स्टॉप गैप अरेंजमेंट थे, एक काम चलाऊ नेता, नेहरू और इंदिरा गांधी के बीच का एक छोटा सा ब्रेक। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसी हकीकत है जो एक ऐसे लीडर को दिखाती है जिसने अकाल और जंग दोनों का सामना किया और देश को एक नई दिशा दी। तो चलिए इस असली कहानी को समझने के लिए सबसे पहले उस धारणा को देखते हैं, उस मिथक को तोड़ते हैं कि आखिर उन्हें इतना कम क्यों आंका गया। शास्त्री जी ने खुद कहा था, मैं एक आम आदमी हूं, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है कि एक आम आदमी का राजनीतिक पद पर होना ज्यादा जोखिम भरा नहीं है। सोचिए, उनके यही शब्द, उनकी यही सादगी उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। और शायद इसी वजह से कई लोगों ने उन्हें हल्के में लेने की गलती कर दी, उनकी विनम्रता के पीछे की ताकत को देख ही नहीं पाए। और जानते हैं, इतिहास की किताबों में उनके 19 महीने के कार्यकाल को अक्सर बस एक छोटा सा चैप्टर मान लिया जाता है। उसे शास्त्री इंटरल्यूड या शास्त्री मध्यांतर का नाम दे दिया गया। मतलब नेहरू के दौर और इंदिरा गांधी के आने के बीच का एक छोटा सा ठहराव, बस। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। बहुत ही जल्द इस छोटे कद के आदमी कहे जाने वाले शख्स के सामने एक इतना बड़ा संकट आ खड़ा हुआ जिसने इस काम चलाऊ नेता वाली पूरी कहानी पर ही सवाल खड़ा कर दिया। 3 करोड़ 19 लाख टन। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 1962-63 में चावल के उत्पादन में आई भारी गिरावट का आंकड़ा है। और इसका मतलब था लाखों भूखे पेट। देश सचमुच अकाल की दहलीज पर खड़ा था। और इस भयंकर संकट के बीच शास्त्री जी ने जो कदम उठाए वो वाकई में निर्णायक थे। देखिए, उन्होंने फौरन सी सुब्रमण्यम जैसे काबिल इंसान को खाद्य और कृषि मंत्री बनाया, फिर बड़े शहरों में राशनिंग लागू करने जैसा बड़ा साहसी फैसला लिया। और शायद सबसे बड़ा काम जो उन्होंने किया वो था देश की नीति को उद्योग से हटाकर कृषि पर फोकस करना। और समझने वाली बात यह है कि ये सिर्फ कोई फौरी उपाय नहीं थे कि बस अभी के लिए संकट टल जाए। नहीं, ये एक बहुत बड़ा पॉलिसी शिफ्ट था, एक ऐसा बदलाव जिसने आगे चलकर भारत की हरित क्रांति की नींव रखी। सोचिए, एक ऐतिहासिक बदलाव जिसकी शुरुआत उस प्रधानमंत्री ने की जिसे लोग काम चलाऊ समझ रहे थे। एक मुश्किल से देश अभी उभर भी नहीं पाया था कि एक और उससे भी बड़ा संकट दरवाजे पर आ खड़ा हुआ, एक पड़ोसी देश के साथ पूरी तरह से जंग। और हालात देखे कितनी तेजी से बिगड़े। अप्रैल 1965 में कच्छ के रण में विवाद शुरू हुआ। अगस्त आते आते कश्मीर में घुसपैठ होने लगी। 1 सितंबर को पाकिस्तान ने ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च कर दिया और फिर 6 सितंबर को भारत ने पंजाब में एक नया मोर्चा खोल दिया। इतना ही नहीं, 17 सितंबर को चीन ने भी 3 दिन का अल्टीमेटम दे डाला। मतलब उस वक्त शास्त्री सरकार पर कितना ज्यादा दबाव होगा इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। और ठीक इसी भयानक दबाव के बीच दुनिया ने शास्त्री जी के शांत चेहरे के पीछे छिपे फौलादी इरादे को देखा। जब उन्होंने कहा, हम अपनी भूमि की अखंडता और संप्रभुता को बनाए रखने के लिए अपना खून बहा देंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक युद्धकालीन नेता का वो संकल्प था जिसने पूरे देश में एक नई जान फूंक दी थी। तो अब कहानी जंग के मैदान से निकलकर बातचीत की मेज पर आ पहुंचती है। और यहीं पर शास्त्री जी के नेतृत्व का एक और शायद सबसे मुश्किल इम्तिहान होना था। जगह थी ताशकंद। सोवियत संघ की मध्यस्थता में एक शांति समझौते पर बात हुई। इसकी जो मुख्य शर्तें थीं वो ये थी कि दोनों देशों की सेनाएं 5 अगस्त 1965 से पहले वाली अपनी अपनी जगहों पर वापस चली जाएंगी, एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल नहीं देंगी और आर्थिक रिश्ते फिर से बहाल किए जाएंगे। 10 जनवरी 1966 को इस समझौते पर दस्तखत हुए और फिर उसी रात दस्तखत करने के कुछ ही घंटों के अंदर लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। वो प्रधानमंत्री जिसने देश को 2 सबसे बड़े संकटों से बाहर निकाला था, उसका अंत इतना अचानक और दुखद हुआ। तो चलिए अब वापस वहीं आते हैं जहां से हमने शुरू किया था, वो धारणा और वो हकीकत। अब देखते हैं कि शास्त्री जी की सच्ची विरासत आखिर है क्या। विजय लक्ष्मी पंडित, जो उस वक्त की एक बहुत बड़ी नेता थीं और एक समय पर शास्त्री जी की आलोचक भी मानी जाती थीं, उन्होंने कहा था, हम सब ने उन्हें गंभीर रूप से कम आंका था। ये एक लाइन अपने आप में पूरी कहानी कह देती है।
ये दिखाती है कि कैसे उनके काम ने, उनके नेतृत्व ने लोगों की सोच को पूरी तरह बदल दिया था। तो उनकी विरासत क्या है? देखिए, उन्होंने देश का फोकस इंडस्ट्री से हटाकर एग्रीकल्चर पर किया। सरकार को किसी एक व्यक्ति पर निर्भर होने के बजाय संस्थागत बनाया। अहम मंत्रालयों को उनकी असली ताकत वापस दी, पड़ोसियों से रिश्ते सुधारे और भाषा जैसे बेहद नाजुक मुद्दे पर देश को टूटने से बचाया, राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया। ये कोई छोटे मोटे काम नहीं थे। अक्सर जब भी शास्त्री जी का जिक्र होता है तो बात घूम फिरकर उनकी मृत्यु से जुड़ी साजिशों पर चली जाती है। लेकिन क्या उनकी जिंदगी से मिलने वाले सबक उनकी मौत की गुत्थियों से ज्यादा बड़े नहीं हैं? क्या उनकी सच्ची विरासत ये नहीं होनी चाहिए कि वो एक ऐसे नेता थे जिन्होंने अपनी सादगी और विनम्रता से देश को उसके सबसे मुश्किल दौर में से एक से बाहर निकाला? ये एक सवाल है जो हमें खुद से पूछना चाहिए।